हेलो एवरीवन, वेलकम टू मस्तूरा क्लासेस। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी 8th क्लास की पॉलिटी का 4th चैप्टर, जो कि है न्यायपालिका। न्यायपालिका के बारे में हम समझेंगे क्यों ये हमारे लिए आवश्यक है, हमारे देश में इसका किस प्रकार से गठन वगैरह किया गया, क्या इसकी ज़रूरत थी, इस सब के बारे में हम देखेंगे। इसके कार्य क्या होते हैं। तो शुरू करते हैं। क्या है न्यायपालिका। अखबार पर नज़र डालते ही आपको देश की अदालतों द्वारा किए जा रहे कामों की झलक मिलने लगती है, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि हमें इन अदालतों की ज़रूरत क्यों पड़ती है। भारत में कानून का शासन चलता है। इसका मतलब यह है कि सभी कानून सभी लोगों पर समान रूप से लागू होते हैं, और जब किसी कानून का उल्लंघन किया जाता है तो एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है। कानून के शासन को लागू करने के लिए हमारे पास एक न्याय व्यवस्था है। इस व्यवस्था में बहुत सारी अदालतें हैं जहां नागरिक न्याय के लिए जा सकते हैं। सरकार का अंग होने के नाते न्यायपालिका भी भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। जो न्यायपालिका होती है वो भी सरकार का ही हिस्सा होती है। एक प्रकार से देखें तो यह इस भूमिका को केवल इसलिए निभा पाती है क्योंकि यह स्वतंत्र है, पूरी तरह से ये स्वतंत्र होती है न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका क्या मतलब होता है, यह हम आगे देखेंगे। क्या आपके आसपास की अदालतें, दिल्ली का सर्वोच्च न्यायालय के बारे में हम इसके बारे में जानेंगे। तो देखते हैं, ये हमारी सुप्रीम कोर्ट है जो कि दिल्ली में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय देश की सबसे बड़ी जो कोर्ट है वो यही है। तो न्यायपालिका की भूमिका क्या है। सबसे पहले अदालतें बहुत सारे मुद्दों पर फैसले सुनाती हैं। वे यह तय करती हैं कि शिक्षकों को विद्यार्थियों की पिटाई नहीं करनी चाहिए। वे राज्यों के बीच नदियों के पानी के बंटवारे पर फैसला दे सकती हैं। वे किसी अपराध के लिए लोगों को सजा दे सकती हैं। न्यायपालिका के कामों को मोटे तौर पर निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। यानी कि जो न्यायपालिका के कार्य हैं उनको हम देख सकते हैं अलग अलग कौन कौन से कार्य हैं। तो विवादों का निपटारा। न्यायिक व्यवस्था नागरिक व सरकार, दो राज्य सरकारों और केंद्र व राज्यों सरकारों के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि मुहैया कराती है। हमने देखा स्टेट गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। तो ऐसे में जो हमारी न्यायपालिका होती है वो दो राज्यों के बीच के झंझट को, यानी कि जो उनका बीच के मसला होता है उसको सुलझा सकती है। केंद्र और राज्यों के बीच के मसले को सुलझा सकती है। इन सबको ये सुलझाती है। न्याय की समीक्षा क्या है। संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास ही होता है। इस नाते यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है। इसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। यानी कि जो हमारी न्यायपालिका है उसके पास एक अंग होता है न्यायिक समीक्षा, जिसको हम जुडिशली रिव्यू कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है, जो हमारी न्यायपालिका होती है, यदि संसद में कोई ऐसा कानून, हम जानते हैं जो कानून बनाए जाते हैं वो संसद बनाती है। संसद में यदि ऐसा कोई कानून लाया जाता है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ना हो, यानी कि संविधान का उल्लंघन करता हो, उसके अंतर्गत ना हो, तो ऐसे में क्या है, जो हमारी न्यायपालिका है उस कानून को रद्द कर सकती है, मना कर सकती है कि वो कानून नहीं आएगा। कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन भी जो हमारी न्यायपालिका है वो करती है। अगर देश के किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जा सकता है। दोनों में ही अधिकार हैं। हमने देखा था जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उसमें हमें उसमें जो है एक हमारा मौलिक अधिकार और भी है, जो कि हमें सर्वोच्च न्यायालय में या न्यायालय में जाने के हमें जो है अधिकार देता है अपने अधिकारों को बचाने के लिए। सर्वोच्च न्यायालय भारत का, इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। उसी दिन हमारा देश गणतंत्र बना था। यानी कि हमें पता है 26 जनवरी 1950 में हमने जो है अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि जो संविधान है उसको अपनाया था। अपने पूर्ववर्ती फेडरल कोड ऑफ इंडिया 1937 से 49 की भांति यह न्यायालय भी पहले संसद भवन के भीतर चैम्बर ऑफ प्रिंसेज में हुआ करता था। इसे 1958 में इस इमारत में स्थानांतरित किया गया। यानी कि पहले जो हमारी न्यायपालिका थी, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट था, वो संसद के अंतर्गत ही एक चैम्बर में होता था, एक अलग रूम वगैरह में हो सकता है। अभी क्या है, उसको वहाँ से निकाल करके अलग पूरी जो बिल्डिंग है वो बना दी गई है, जो कि दिल्ली में ही स्थित है।
स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है? क्या होता है स्वतंत्र न्यायपालिका का अर्थ? कल्पना, यहाँ पर एक स्टोरी के माध्यम से समझाया गया है। कल्पना कीजिए एक ताकतवर नेता ने आपके परिवार की ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। आप एक ऐसी व्यवस्था में रहते हैं जहाँ नेता किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकते हैं, यानी कि जो लीडर होते हैं, जो नेता होते हैं, वो किसी भी जज हैं उनको उनके पद से हटा सकते हैं या उसका तबादला कर सकते हैं। जब आप इस मामले को अदालत में ले जाते हैं तो न्यायाधीश भी नेता की हिमायत करता दिखाई देगा। जाहिर सी बात है, जब किसी जज पर इतना कंट्रोल है कि वो नेता उस जज को वहाँ से हटा सकता है, कहीं और ट्रांसफ़र कर सकता है, उसकी सीट को छीन नहीं सकता है पूरी तरह से पद से हटा सकता है। तो ऐसे में क्या होगा, जज उसी के हित में फैसला देगा ना, क्योंकि सबको अपनी नौकरी प्यारी होती है। कोई ये नहीं चाहेगा कि उसका जो नौकरी है उसके वो चली जाए। नेताओं का न्यायाधीश पर जो नियंत्रण रहता है उसकी वजह से न्यायाधीश स्वतंत्र रूप से फैसले नहीं ले पाते, क्योंकि वो स्वतंत्र रूप से फिर फैसला ले ही नहीं पाएगा। उसको पता होगा बेशक कि जो नेता है उसने गलत किया है, इस प्रकार से कोई कानून नहीं है कि किसी की ज़मीन पर कोई कब्जा कर ले, तो नेता ने गलत किया, लेकिन वो फिर भी उसी के पक्ष में फैसला देगा, क्योंकि उसे अपने पद की चिंता होगी, अपने पद को नहीं छोड़ सकता वो। स्वतंत्रता का यह अभाव न्यायाधीश को इस बात के लिए मजबूर कर देगा कि वह हमेशा नेता के ही पक्ष में फैसला सुनाएगा, चाहे वो कितना ही गलत क्यों ना हो। हम ऐसे बहुत सारे किस्से जानते हैं जहां अमीर और ताकतवर लोगों ने न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया है, लेकिन भारतीय संविधान इस तरह की दखलंदाजी को स्वीकार नहीं करता। इसीलिए हमारे संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह स्वतंत्र रखा गया है। हमारे जो भारत है यहाँ पर जो है, जो हमारी न्यायपालिका है उसमें दखलंदाजी नहीं कर सकते कोई भी नेता या कोई भी सरकार वगैरह जो है वो अपना दबाव नहीं डाल सकती न्यायपालिका पर, जिससे जो हमारी न्यायपालिका है वो स्वतंत्र रूप से कार्य कर पाती है। हमारे यहाँ के जजों को कोई डर नहीं होता उनके पद से हटने का। इस स्वतंत्रता का एक पहलू है शक्तियों का बंटवारा। हमारे यहाँ चेक एंड बैलेंस वाली रूल है भारत में। जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था, यह हमारे संविधान का एक बुनियादी पहलू है। इसका मतलब यह है कि विधायिका और कार्यपालिका जैसी सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकते। विधायिका कौन सी होती है? जो संसद में कानून बनाती है, और कार्यपालिका जो उन कानूनों को लागू करवाती है। ये हमने देखी थी पिछले चैप्टर में भी। अदालतें सरकार के अधीन नहीं हैं, ना ही वे सरकार की ओर से काम करती हैं। वो स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं, जिसमें जो जज हैं वो अपने चुन करके जाते हैं, मतलब जनता द्वारा नहीं है, ना ही उनको सरकार जो है नियुक्त करती है। वो अपनी काबिलियत पढ़ाई लिखाई करके एग्ज़ाम पास करके वहाँ तक पहुँचते हैं। शक्तियों के इस बंटवारे को दुरुस्त कर रखने के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की अन्य शाखाओं का कोई दखल ना हो। इसीलिए एक बार नियुक्त हो जाने के बाद किसी न्यायाधीश को हटाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा ही नहीं है कि किसी को भी हटा दिया जाए, किसी भी नेता द्वारा या सरकार के द्वारा नहीं, उसके लिए लंबी प्रक्रिया चलती है संसद में। न्यायपालिका की यह स्वतंत्रता अदालतों को भारी ताकत देती है। इसके आधार पर वे विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोक सकती हैं। न्यायपालिका देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में भी अहम भूमिका निभाती है, यानी कि किसी के मौलिक अधिकारों का यदि हनन होता है तो वो उसके लिए जो सरकार है, यदि सरकार की वजह से होता है तो सरकार के उस कानून को रद्द कर सकती है, क्योंकि अगर किसी को लगता है कि उसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह अदालत में जा सकता है अपने अधिकारों की मांग करने के लिए। इसी के चलते हमने देखा था जो हमारा अनुच्छेद जो हमारा सातवां मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया था, क्योंकि वो जो जनता है यानी कि नागरिक और जो सरकार है उनके बीच में बैलेंस नहीं बैठा पा रही थी, इसलिए उसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। भारत में अदालतों की संरचना किस प्रकार से है? कैसी है अदालतों की संरचना भारत में? हमारे देश में 3 अलग अलग स्तर पर अदालतें होती हैं। जिस प्रकार से सरकार 3 स्तर पर है हमारे यहाँ, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, और निचले स्तर पर ग्रामीण वाले में पंचायत स्तर पर। निचले स्तर पर बहुत सारी अदालतें होती हैं। सबसे ऊपरी स्तर पर केवल एक अदालत है। जिन अदालतों से लोगों का सबसे ज़्यादा ताल्लुक होता है उन्हें अधीनस्थ न्यायालय या जिला अदालत कहा जाता है, यानी कि छोटे छोटे जो केस होते हैं वो अधीनस्थ न्यायालय या जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के होते हैं, जिला अदालत, वहाँ पर जाते हैं। ये अदालतें आमतौर पर ज़िले या तहसील के स्तर पर किसी शहर में होती हैं। यह बहुत तरह के मामलों की सुनवाई करती हैं। प्रत्येक राज्य में ज़िलों में बटा होता है। हम जानते हैं जो राज्य होते हैं वो ज़िलों में बटे होते हैं, और हर ज़िले में एक ज़िला न्यायाधीश होता है। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है। जो राज्य हैं, हमें पता है जो हमारा पूरा भारत देश है वो राज्य में बटा हुआ है। यहाँ पर 27-28 राज्य हैं, वहाँ पर 27-28 राज्य हैं।
जो हमारा पूरा देश है वो राज्यों में बटा हुआ है, और राज्यों में प्रत्येक राज्य के लिए एक न्यायालय होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सभी राज्यों का अलग अलग न्यायालय हो। 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों के लिए एक न्यायालय भी काम करता है, जो कि हम देखेंगे आगे हैं। और यहाँ पर यह देश की सबसे बड़ी अदालत है जो नई दिल्ली में स्थित है, जो कि देश का सर्वोच्च न्यायालय। देश के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले देश के बाकी सारी अदालतों को मान्य होते हैं। जो सर्वोच्च न्यायालय है वो जितनी भी अदालतें हैं हमारे देश में उन सब में मानी जाती हैं। यहाँ पर तीनों जो न्यायालय हैं उनके लिए यहाँ पर चित्र दिया गया है। यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारी अदालत होती है, यानी कि जिला अदालतें होती हैं। जिला अदालतें, क्योंकि एक जो राज्य है कि एक राज्य में कई सारे ज़िले होते हैं, तो बहुत सारी जिला अदालत होती हैं। फिर अलग अलग राज्यों में कई सारे हमारे राज्य अदालतें हैं, यानी कि जो उच्च न्यायालय हैं वो हैं, और केवल एक सर्वोच्च न्यायालय है जो कि नई दिल्ली में हमारा स्थित है। और इसका जो कानून ये लागू कर देता है वो सारे अदालतों को मानना पड़ता है इसका फैसला। हालांकि यदि कोई व्यक्ति किसी कानून से सहमत नहीं होता है तो वो पहले यदि जिला अदालत में जाता है और जिला अदालत कोई फैसला देता है तो वो उसको यदि उससे सहमत नहीं होता है तो वो राज्य की अदालत में, यानी कि उच्च न्यायालय में जा सकता है। यदि उच्च न्यायालय से भी उसको ऐसा फैसला लगता है कि वो उससे सहमत नहीं होता है तो वो सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को लेकर के जो है वो कहीं नहीं जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय का आखिरी फैसला होता है, क्योंकि वो सबसे बड़ी अदालत होती है। उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में की गई। ये तीनों प्रेसिडेंसी शहर थे। दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन 1966 में हुआ। आज देश भर में 25 उच्च न्यायालय हैं। बहुत सारे राज्यों के अपने उच्च न्यायालय हैं, जबकि पंजाब और हरियाणा का एक साझा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में है। हम देखते हैं कि जो पंजाब और चंडीगढ़ है, पंजाब और हरियाणा है सॉरी, उसकी जो राजधानी है वो भी एक ही है, चंडीगढ़। तो इनका जो सर्वोच्च न्यायालय है वो भी एक ही है, चंडीगढ़ में। दूसरी तरफ 4 पूर्वोत्तर राज्यों में असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लिए गुवाहाटी में एक ही उच्च न्यायालय रखा गया है। जैसे कि मैंने कहा था 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों के जो उच्च न्यायालय हैं वो एक ही हो सकता है। 1 जनवरी 2019 से आंध्र प्रदेश, अमरावती और तेलंगाना, हैदराबाद में अलग अलग उच्च न्यायालय हो गए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के नज़दीक पहुँचने के लिए कुछ उच्च न्यायालयों की राज्य के अन्य हिस्से में खंडपीठ बेंच बैठती है, यानी कि जो बेंच होती है वो अलग अलग हिस्सों में बैठ जाती है ताकि लोगों की पहुंच आसानी से वहां तक हो सके। यह है मद्रास उच्च न्यायालय। क्या विभिन्न स्तरों की अदालतें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं? जी हाँ, भारत में हमारे पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। इसका मतलब यह है कि ऊपरी अदालतों के फैसले नीचे की सारी अदालतों को मान्य होते हैं। यानी कि जिस प्रकार से मैंने बताया, सर्वोच्च न्यायालय, यदि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है ऐसी है, वो कोई फैसला लाता है तो उसको जो जितने भी हमारे न्यायालय हैं, चाहे वो राज्य के यानी कि उच्च न्यायालय हों, जिला अधीनस्थ न्यायालय हों, उन सबको मानना पड़ता है। इस एकीकरण को समझने के लिए अपील की व्यवस्था को देखा जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो वह उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है, जैसे कि अभी मैंने पीछे बताया था। अपील की व्यवस्था को समझने के लिए आइए एक मुकदमे पर विचार करें। यह राज्य दिल्ली प्रशासन बनाम लक्ष्मण कुमार एवं अन्य का मुकदमा है जो निचली अदालत के सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ा गया है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तहत दिखाया गया है। यहाँ पर पटना का उच्च न्यायालय दिखाया गया है, ये है कर्नाटक का उच्च न्यायालय। यहाँ पर हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहले 1980 के फरवरी महीने में लक्ष्मण कुमार ने 20 वर्षीय सुधा गोयल से विवाह किया था। वे दिल्ली में एक फ्लैट में रहते थे जहां लक्ष्मण के भाई और उनके परिवार भी रह रहे थे। 2 दिसंबर 1980 को सुधा की अस्पताल में मौत हो गई। वह जली हुई थी। सुधा के घरवालों ने अदालत में मुकदमा दायर किया। जब निचली अदालत के सामने यह मुकदमा आया तो 4 पड़ोसियों को भी गवाह के तौर पर बुलाया गया था। पड़ोसी ने अपने बयान में कहा कि 1 दिसंबर की रात को उन्होंने सुधा की चीख सुनी थी और मामला जानने के लिए वे बलपूर्वक लक्ष्मण के घर में घुसे। वहां उन्होंने देखा कि सुधा की साड़ी से आग की लपटें उठ रही थी। उन्होंने सुधा को एक बोरे और कंबल में लपेटकर बुझाई। सुधा जो आग लगी थी उसकी साड़ी में, उस आग को बुझाया। सुधा ने उन्हें बताया कि उसकी सास जो कि शकुंतला और ने उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाला था और लक्ष्मण कुमार ने आग लगाई थी। मुकदमे के दौरान सुधा के परिवार वालों और पड़ोसी ने
कहा कि सुधा के ससुराल वाले उसके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट करते थे। उसकी मांग थी कि पहले बच्चे के पैदा होने पर उन्हें बड़ी रकम, एक स्कूटर और एक फ्रिज दिया जाए, यानी कि एक प्रकार से देखा जाए तो दहेज का मामला था ये। अपने बचाव में लक्ष्मण और उसकी मां ने कहा कि सुधा दूध गर्म कर रही थी कि तभी उसकी साड़ी में आग लग गई। इन सभी बयानों और साक्ष्यों के आधार पर निचली अदालत ने लक्ष्मण, उसकी मां शकुंतला और सुधा के जेठ सुभाष चंद्र बोस को दोषी करार दिया और तीनों को मौत की सजा दे दी। तो हमने देखा किस प्रकार से जो जिला अदालत न्यायालय है वो भी फैसले देती हैं इन मामलों में। गुवाहाटी उच्च न्यायालय का आइजोल मिजोरम में बेंच जो कि है इसकी, तो वो अपने फैसले दे सकती हैं, मतलब किसी को मृत्युदंड भी दे सकती हैं, इतना अधिकार है उनके पास में। लेकिन अब ये लोग क्या करेंगे कि ये जाएंगे उच्च न्यायालय में। 1983 के नवंबर महीने में तीनों आरोपितों ने इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर कर दी। दोनों तरफ के वकीलों के तर्क सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने फैसला किया कि सुधा की मौत एक दुर्घटना थी, वह मिट्टी के तेल से जलने वाले स्टोव से जली थी। अदालत ने लक्ष्मण, शकुंतला और सुभाष चंद्र तीनों को बरी कर दिया। अभी हमने देखा उनको सजा मिल गई थी। अब उच्च न्यायालय में मामला गया हाई कोर्ट में और वहां पर वो तीनों बरी हो गए। अब ये लोग जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। जो लड़की के पक्ष वाले थे, सुधा के घर वाले, वो सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे। शायद आपको कक्षा 7 की किताब में महिला आंदोलन पर केंद्रित चित्र निबंध याद होंगे, हमने पिछली 7th क्लास में पढ़ा था। उसमें आपने पढ़ा था कि 1980 के दशक में देश भर के महिला संगठन दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। उन्हें इस बात पर दुख था कि अदालतें इस तरह की घटनाओं में दोषियों को दंडित नहीं कर पा रही हैं। उच्च न्यायालय के उपरोक्त फैसले ने ऐसी जागरूक महिलाओं को काफी परेशान कर दिया। उन्होंने कई जगह धरने प्रदर्शन किए और उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में एक अपील दायर कर दी। यानी कि अब जाएगा मामला सुप्रीम कोर्ट में, नई दिल्ली में। यह अपील इंडिया फेडरेशन ऑफ वीमेन लॉयर्स नामक संगठन की तरफ से दायर की गई थी। 1985 में सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और उसकी मां व भाई को बरी करने के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई शुरू कर दी। वकीलों के तर्क सुनने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया वह जो उच्च न्यायालय ने दिया था उसके फैसले से अलग था। सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और उसकी मां को तो दोषी पाया, लेकिन सुभाष चंद्र को आरोपों से बरी कर दिया क्योंकि उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिल पाए थे। जो हमारे न्यायालय होते हैं वो सबूत के आधार पर ही किसी को दोषी ठहराते हैं या बरी करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों आरोपितों को उम्र कैद की सजा सुना दी थी। हमने देखा जो हमारी जिला अदालत थी उन्होंने मतलब फांसी की सजा सुनाई थी, मृत्युदंड उनको दिया था। फिर उच्च न्यायालय में यानी कि हाई कोर्ट में उनको बरी कर दिया गया। अब दो दोषी थे उनको सजा दी गई, वो भी उम्र कैद की, और एक को बरी कर दिया गया। अधीनस्थ अदालतों को कई अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है, यानी जाना जाता है। उन्हें ट्रायल कोर्ट या जिला न्यायालय, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सिविल जज न्यायालय आदि नामों से भी बुलाया जाता है। ये सब जिला अदालत के नाम हैं। ये नामची दक्षिण सिक्किम में जिला अदालत का एक फोटो है, यहाँ पर जिला अदालत है ये। विविध व्यवस्था की विभिन्न शाखाएं कौन कौन सी हैं? तो दहेज हत्या का यह मामला समाज के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। यह आपराधिक या फौजदारी कानून का उल्लंघन करता है कि जो हमारे कानून हैं वो दो तरह से बनाए गए हैं, आपराधिक या फौजदारी। इसमें हम देखेंगे यानी कि जो क्रिमिनल लॉ है वो और सिविल लॉ, इन दो प्रकार के कानूनों को हम देखेंगे किस प्रकार से इनको बांटा जाता है। फौजदारी कानून के अलावा हमारी विधि व्यवस्था दीवानी कानून या सिविल लॉ से संबंधित मामलों को भी देखती है। फौजदारी और दीवानी कानूनों के बीच फर्क को समझने के लिए हम नीचे वाली श्रेणी यहाँ पर दी गई है तालिका, उसको देखेंगे। तो ये है फौजदारी कानून और ये है दीवानी कानून। देखते हैं दोनों में अंतर क्या है। फौजदारी कानून ये ऐसे व्यवहार या क्रियाकलापों से संबंधित है जिन्हें कानून में अपराध माना गया है। उदाहरण के लिए चोरी, दहेज के लिए औरत को तंग करना, हत्या करना, यानी कि जो बड़े अपराध होते हैं, क्रिमिनल वाले जो ऑफेंस होते हैं, यानी कि जो जिसमें क्राइम किया जाता है उसमें इसको रखा जाता है फौजदारी कानून को, जिसमें रेप, मर्डर वगैरह होता है। इसमें जो दीवानी कानून होते हैं सिविल वाले, सिविल लॉ में जो आते हैं वो आते हैं इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना से होता है। उदाहरण के लिए जमीन की बिक्री, चीज़ों की खरीदारी, किराया, तलाक आदि से संबंधित विवाद इसमें आते हैं। दीवानी कानून में यानी कि छोटे मोटे जो अपराध होते हैं जैसे कि चोरी वगैरह हो गया, ज़मीन के बंटवारे पर दो भाइयों में झगड़ा वगैरह हो गया, वो सब सिविल लॉ में आते हैं। इसमें सबसे पहले आमतौर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट या प्राथमिक FIR दर्ज कराई जाती है। FIR के बाद ही पूरी प्रक्रिया चलती है, दर्ज कराई जाती है, जिसके बाद पुलिस अपराध की जाँच करती है और अदालत में केस फाइल करती है। इसमें दीवानी में प्रभावित पक्ष की ओर से न्यायालय में एक याचिका दायर की जाती है। अगर मामला किराए से संबंधित है तो मकान मालिक या किराएदार मुकदमा दायर कर सकता है।
इसमें तीसरा है, अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे जेल भेजा जा सकता है और उस पर जुर्माना भी किया जा सकता है। इसमें अदालत राहत की व्यवस्था करती है। उदाहरण के लिए अगर मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद है तो अदालत यह आदेश दे सकती है कि किराएदार मकान को खाली करे, बकाया किराया चुकाए। तो ये है हमारे जो फौजदारी और दीवानी कानून है, सिविल और क्रिमिनल लॉ में फ़र्क। अब हम देखते हैं, क्या हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है? क्या सबके लिए जो न्यायपालिका है वो खुली हुई है? तो सिद्धांत भारत के सभी नागरिक के न्यायालयों की शरण में जा सकते हैं, यानी कि जो सभी को भारत के नागरिक हैं सभी को अधिकार है न्यायालय में जाने का। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक नागरिक को अदालत के माध्यम से न्याय मांगने का अधिकार है। जैसा कि आपने पीछे पढ़ा है, न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होने पर वो न्यायालय जा सकता है अपने अधिकारों को मांग करने के लिए। अगर किसी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह न्याय के लिए अदालत में जा सकता है। अदालत की सेवाएं सभी के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन वास्तव में गरीबों के लिए अदालत में जाना मुश्किल साबित होता है, क्योंकि हमें पता है बीच में भ्रष्टाचारी घुसे हुए हैं, ना तो उनकी पहुंच हो पाती है नई दिल्ली तक, क्योंकि सब ऐसा तो है ना कि दिल्ली सबके लिए पास है, पास वालों के लिए पास है, जो बहुत बहुत दूर पड़े हुए हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। गरीब आदमी के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो दिल्ली मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय वहाँ तक पहुँचे। फिर बीच में जो वकील वगैरह होते हैं उनकी जो याचिका होती है उसको ले जाने वाले, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। कानूनी प्रक्रिया में न केवल काफ़ी पैसा और कागजी कार्रवाई की ज़रूरत पड़ती है, बल्कि उसमें समय भी बहुत लगता है। कोई अपना रोज़गार छोड़ करके आ रहा है, मान लीजिए कोई मजदूर है, दिन भर कमाता है, उसके अपना पेट वगैरह चला भरता है, तो वो किस प्रकार से इस तरह की लंबी लड़ाई लड़ सकता है? अगर कोई गरीब आदमी पढ़ना लिखना नहीं जानता और उसका पूरा परिवार दिहाड़ी मजदूरी से चलता है, तो अदालत में जाने और इंसाफ पाने की उम्मीद उसके लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। बिल्कुल सही सी बात है, क्योंकि जो वहाँ के लोग होंगे ना तो उसको सुनेंगे, और कोई सुनेगा भी तो उससे पैसे ठगेगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जो है जनहित याचिका PIL की व्यवस्था विकसित की थी। इस तरह सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पहुंच स्थापित करने के लिए प्रयास किया है। न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसे लोगों की ओर से जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया है जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो। यह है याचिका उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है, यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में आ सकती है। जो याचिका है जनहित याचिका, न्यायालय ने कानूनी प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया है। अब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के नाम भेजे गए पत्र या तार टेलीग्राम की भी जनहित याचिका माना जा सकती है, यानी कि आज के टाइम में हम जो है ऑनलाइन भी याचिका दाखिल कर सकते हैं। शुरुआती सालों में जनहित याचिका के माध्यम से बहुत सारे मुद्दों पर लोगों को न्याय दिलाया गया था। बंधुआ मजदूरों को अमानवीय श्रम से मुक्ति दिलाने और बिहार में सजा काटने के बाद भी रिहा नहीं किए गए कैदियों को रिहा करवाने के लिए जनहित याचिका का ही इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद उनको इंसाफ मिल पाया। क्या आप जानते हैं कि सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को दोपहर का जो भोजन मिड डे मील दिया जाता है उसकी व्यवस्था भी एक जनहित याचिका के फलस्वरूप हुई थी। यहाँ पर चित्र और इसके नीचे चित्र दिखाए गए हैं। ये यहाँ पर सूखा जिसके कारण जानवर भी मर रहे हैं। यहाँ पर गेहूं की बर्बादी हम देखेंगे, नीचे लिखा हुआ है। ये आंदोलन कर रही हैं महिलाएं। ये मिड डे मील का है जो स्कूल में भोजन दिया जाता है बच्चों को। तो चित्र 1 में वर्ष 2001 में राजस्थान और उड़ीसा में पड़े सूखे की वजह से लाखों लोगों के सामने भोजन का भारी अभाव पैदा हो गया था। चित्र 2 में सरकारी गोदाम अनाज से भरे पड़े थे। बहुत सारा गेहूं चूहों की भेंट चढ़ गया था, यानी कि इतना स्टोर कर लिया, गरीबों को तो दिया नहीं, वो इतना स्टोर करके जो चूहे हैं उस पूरे अनाज को खराब कर गए। चित्र 3 में इस स्थिति को देखते हुए पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी PUCL नामक एक संगठन ने सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की। याचिका में कहा गया था कि संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के मौलिक अधिकारों में भोजन का अधिकार भी शामिल है। हम जानते हैं कि अनुच्छेद 21 हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, वो उसमें जीवन का अधिकार की बात की गई है। राज्य की इस दलील को भी गलत साबित कर दिया गया कि उसके पास संसाधन नहीं है। इसका आधार यह था कि सरकारी गोदाम अनाज से भरे हुए थे। तब सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि सबको भोजन उपलब्ध कराना राज्य का दायित्व है, और ये मेरे ख्याल से DPSP में भी शामिल है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। नंबर 4 जो चित्र है उसमें लिहाजा सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को आदेश दिया कि वह नए रोजगार पैदा करे, राशन की सरकारी दुकानों के जरिए सस्ती दर पर भोजन
उपलब्ध कराए और बच्चों को स्कूल में दोपहर का भोजन दिया जाए। न्यायालय ने सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में रिपोर्ट करने के लिए दो खाद्य आयुक्तों को भी नियुक्त किया। आम आदमी के लिए अदालत तक पहुंचना ही न्याय तक पहुंचना होता है, क्योंकि हम जानते हैं जो आम आदमी है वो न्यायालय तक आसानी से नहीं पहुंच सकता। अदालतें नागरिकों के मौलिक अधिकारों की व्याख्या में अहम भूमिका निभाती हैं। जैसा कि आपने उपरोक्त उदाहरण में देखा कि अदालत ने ही संविधान के अनुच्छेद 21 की व्याख्या करने के बाद यह कहा था कि जीवन के अधिकारों में भोजन का अधिकार भी शामिल होता है, क्योंकि जो हमारा अनुच्छेद 21 है वो हमें जीवन का अधिकार देता है। अब जीवन को जीने के लिए भोजन भी तो महत्वपूर्ण है, भोजन के बिना कोई कैसे जी सकता है, तो इसको भी जो है अनुच्छेद 21 में शामिल किया गया है। इसीलिए अदालत ने राज्य को आदेश दिया कि वह दोपहर के भोजन की योजना, मिड डे मील सहित सभी लोगों को भोजन मुहैया कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए। लेकिन अदालत के कुछ फैसले ऐसे भी रहे हैं जिन्हें लोग आम आदमी के लिए नुकसानदेह मानते हैं। उदाहरण के लिए गरीबों के आवास अधिकार जैसे मुद्दों पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं का मानना है कि बस्तियों या झुग्गी झोपड़ियों को बेदखल करने के बारे में अदालत द्वारा दिए गए हाल के फैसले पुराने फैसलों के विरुद्ध हैं। हाल के फैसलों में झुग्गी वासियों को शहर में घुसपैठियों की तरह देखा जा रहा है, यानी कि जब उनकी वहाँ से झुग्गी झोपड़ियाँ हटवा दी गई, वहाँ से जहाँ पर वो बस रहे थे, तो वहाँ से फिर ये लोग शहर की ओर भागे होंगे, शहर की ओर जाकर रहे होंगे, जिसमें इनको काफ़ी ज़्यादा मुसीबतों का सामना भी करना पड़ा होगा, क्योंकि रोज़गार भी जाता है। जबकि पहले वाले फैसलों जैसे 1985 में ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम के मुकदमे में दिया गया फैसला में झुग्गी वासियों की आजीविका बचाने का प्रयास किया जा रहा था। न्याय तक आम लोगों की पहुंच को प्रभावित करने वाला एक मुद्दा यह है कि मुकदमे की सुनवाई में अदालतें कई साल लगा देती हैं। इसी देरी को ध्यान में रखते हुए अक्सर यह कहा जाता है कि इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल। जो इंसाफ है, क्योंकि हम जानते हैं बहुत सारे जो हैं अदालतों के पास मतलब केस वगैरह होते हैं ढेरों सारे, उसका वो अच्छे से सही से निपटान नहीं कर पाती है। बहुत सारी चुनौतियां हैं इसमें भी। तो ऐसे में क्या होता है कि न्याय जो है वो देरी से मिल पाता है। तो वो यही है कि इंसाफ में देरी यानी कि इंसाफ का कत्ल, वो इंसाफ किसी काम का नहीं जो देर से मिले। इस चित्र में 22 मई 1987 को मारे गए हाशिमपुरा के 43 मुसलमानों के कुछ परिजन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर दिखाए गए हैं फोटो। ये परिवार पिछले 31 साल से न्याय के लिए संघर्ष कर रहे थे। मुकदमा शुरू होने में जो इतना विलंब हुआ उसके कारण सितंबर 2002 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह मामला उत्तर प्रदेश से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था। इसमें प्रोविंशियल आर्मर्ड कॉन्स्टेबुलरी PAC के 19 लोगों पर हत्या और अन्य आपराधिक मामलों के आरोप में मुकदमे चलाए थे। इस मुकदमे में 2007 तक केवल 3 गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे। अंत में 31 अक्टूबर 2008 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने आरोपियों को दोषी ठहराया। 24 मई 2007 को प्रेस क्लब लखनऊ में दिया गया फोटो ये यहाँ पर दिखाया गया है। भारत में न्यायाधीशों की संख्या जो कि यहाँ पर क्रमबद्ध दिखाई गई है। न्यायालय का नाम स्वीकृति पद कार्यरत और रिक्त जो होते हैं। उच्चतम न्यायालय में यानी कि जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय उसमें 34 हैं, अभी तो बढ़ा दी गए हैं। और उच्च न्यायालय में 1108 775 और रिक्त कितने हैं 333 पद यहाँ पर रिक्त हैं। जिला और अधीनस्थ न्यायालय में इतनी संख्या है यहाँ पर, और अभी भी इतने रिक्त बचे हुए हैं। जबकि इतने सारे केस इतनी सारी जनसंख्या उसके बावजूद भी देखो यहाँ पर रिक्त पद पड़े हुए हैं, जबकि हमें कितनी ज़्यादा ज़रूरत है इनकी। इसके बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लोकतांत्रिक भारत में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। न्यायपालिका ने कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों पर अंकुश लगाया है और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा की है। संविधान सभा के सदस्यों ने एक ऐसी न्यायपालिका का बिल्कुल सही सपना देखा था जो पूरी तरह स्वतंत्र हो। यह हमारे लोकतंत्र का एक बुनियादी पहलू है, क्योंकि हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है। इसी कारण से ये स्वतंत्र रूप से फैसले ले पाती है, कार्य कर पाती है। यहाँ पे एक केस दिया गया ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम में मुकदमे में न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया। इस फैसले में अदालत ने आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा बनाया। नीचे इस फैसले के कुछ अंश दिए गए हैं, इनको पढ़ते हैं क्या दिए। अर्चित किसके द्वारा दिए गए जीवन के अधिकार का दायरा बहुत व्यापक है। जीवन का मतलब केवल जीवित अस्तित्व बनाए रखने से कहीं ज़्यादा है। इसका मतलब केवल यह नहीं है कि कानून के द्वारा तय की गई प्रक्रिया द्वारा जैसे मृत्युदंड देने और उसे लागू करने के अलावा किसी तरीके से किसी की जान नहीं ली जा सकती। जीवन के अधिकार का यह एक आयाम है। इस अधिकार का इतना महत्वपूर्ण पहलू
जीविका का अधिकार भी है, क्योंकि जब तक रोजगार नहीं होगा तब तो कोई कैसे जीवित रह सकता है। अधिकार भी है क्योंकि कोई भी व्यक्ति जीने के साधनों यानी जीविका के बिना जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि वो जीवन के अधिकार की व्याख्या करता है, जीवन का अधिकार देता है। तो जो आजीविका है यानी कि जो रोजगार है उसका होना बहुत महत्वपूर्ण है। किसी व्यक्ति को पटरी या झुग्गी बस्ती से उजाड़ देने पर उसके आजीविका के साधन फौरन नष्ट हो जाते हैं। यह एक ऐसी बात है जिसे हर मामले में साबित करने की जरूरत नहीं है। प्रस्तुत मामले में आनुभविक साक्ष्यों से यह सिद्ध हो जाता है कि याचिकाकर्ता झुग्गियों और पटरियों पर रहते हैं, क्योंकि वे शहर में छोटे मोटे काम धंधों में लगे होते हैं और उनके पास रहने की कोई जगह नहीं होती। वे अपने काम करने की जगह के आसपास किसी पटरी या झुग्गियों में रहने लगते हैं। इसलिए अगर उन्हें पटरी या झुग्गियों से हटा दिया जाए तो उनका रोजगार खत्म हो जाएगा। जाहिर सी बात है, जो लोग गांव से जाते हैं शहर में, तो ऐसा तो है नहीं, बहुत बड़े मतलब बिजनेसमैन वगैरह होते हैं तो झुग्गी झोपड़ियाँ बनाते हैं और वहीं पर रहना स्टार्ट करते हैं। और ना ही उनके पास कोई स्किल वगैरह होती है ऐसी कि वो किसी कंपनी को जाकर ज्वाइन करें, एजुकेशन भी नहीं हो पाती है। तो ऐसे में वो क्या करते हैं, वो झुग्गी झोपड़ी के सामने को अपने छोटे मोटे स्टॉल लगा लेते हैं, दुकानें लगा लेते हैं। यदि जब उनकी झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ा जाएगा, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है उनका रोजगार भी जाएगा। इसको लेकर इसी का निष्कर्ष यह निकलता है कि याचिकाकर्ता को उजाड़ने से वे अपनी आजीविका से हाथ धो बैठेंगे और इस प्रकार जीवन से भी वंचित हो जाएंगे, क्योंकि जो रोजगार है वो जो है हमारे जीवन का अधिकार है। इसको अनुच्छेद 21 में शामिल किया गया सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, जिसके तहत किसी का रोजगार को नहीं छीना जा सकता है। तो ये था हम ना न्यायपालिका हमने देखी। न्यायपालिका में क्या हमें इस प्रकार की संरचना है। सबसे जो निचली अदालतें होती हैं यानी कि जिला अदालतें, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय जो राज्यों में होते हैं, हम ये काफ़ी सारे होते हैं एक देश में, जो अलग अलग राज्यों के लिए बनाई जाती है। दो या दो से ज़्यादा राज्यों के लिए भी एक काम करती है। सर्वोच्च न्यायालय जो कि केवल देश में एक ही होता है। तो हमने देखा सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, निचली अदालतें, क्या इनका रोल है हमारे भारत में और क्यों किस प्रकार की इसकी स्वतंत्र स्थिति है और वो कितना बड़ा रोल निभाती है स्वतंत्र होने के कारण। तो इसमें आज इतना ही। थैंक यू।